नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं विनती ऑर्गेनिक्स के बारे में। दोस्तों, ये केमिकल सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कि ऐसा क्यों है कि विनती ऑर्गेनिक्स केमिकल सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, वर्ल्ड लीडर है। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के अंदर जिस डोमेन जिस प्रोडक्ट्स को ये बनाती है उसके अंदर ये लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं विनती ऑर्गेनिक्स के बिजनेस मॉडल के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और फ्यूचर में आने वाले क्या एक्सपेक्ट्स रखते हैं उसके बारे में। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पे अपन पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं विनती ऑर्गेनिक्स के बारे में। ये केमिकल सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है और इसके जो फाउंडर हैं वो है मिस्टर विनोद सराफ जी, जो कि 1989 में इस कंपनी को फाउंड किया था जिन्होंने। अब इस कंपनी को फॉर्म करने से पहले जो विनोद सराफ जी है वो बिरला केमिकल्स के साथ काम करते थे। बिरला केमिकल्स उस टाइम पे ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर काम करती थी और उसके हेड थे ये। 1989 में कंपनी फाउंड करने के बाद उन्होंने बैंक से 15 करोड़ रुपए का लोन लिया और उससे एक टेक्नोलॉजी लेके आए फ्रांस से। दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी थी ये थी आईबी की, जिसे कहते हैं आइसोब्यूटाइल बेंजीन। तो आइसोब्यूटाइल बेंजीन जो होती है आईबी, उसको बनाने की ये टेक्नोलॉजी लेके आए थे फ्रांस से। उनसे टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के जरिए उनसे सेटअप करवाया था प्लांट इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर ये पहला प्लांट था जो आइसोब्यूटाइल बेंजीन को बनाता था। उससे पहले जो वर्ल्ड की डिमांड है वो मीट करी जाती थी चाइना के द्वारा या फिर अदर कंट्रीज़ के द्वारा, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हो। उस टाइम पे लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर जो था वो चाइनीज़ कंपनीज थी, जो कि आइसोब्यूटाइल बेंजीन और उसके प्रोडक्ट्स को बहुत ही कम कॉस्ट पे बनाती थी। अब दोस्तों, जो आइसोब्यूटाइल बेंजीन है वो काफ़ी कॉमन प्रोडक्ट है, काफ़ी सारे चीज़ों में यूज़ होता है, चाहे वो आइबोप्रोफिन हो, पैरासीटामॉल्स हो या फिर एपीआई इंग्रेडिएंट्स हो। उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ होते हैं, जैसे कि पेंट इंडस्ट्री, एडिसिव इंडस्ट्रीज़, पॉलीमर्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारे यूजेस है इस आइसोब्यूटाइल बेंजीन के। तो ये दोस्तों पूरी वैल्यू चेन होती है जिसके अंदर जो रॉ मटेरियल होता है उसको लेके सबसे पहले जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होता है वो बनाते हैं। उससे जो बचा हुआ वेस्ट होता है या फिर उसका बाय प्रोडक्ट होता है उसको भी यूज़ करके कुछ ना कुछ बनाया जाता है प्रोडक्ट। तो ऐसे करके ये पूरी वैल्यू चेन क्रिएट होती है जिसके अंदर महारत हासिल करके रखी है इस विनती ऑर्गेनिक्स कंपनी ने। अब दोस्तों, आइसोब्यूटाइल बेंजीन जो कि इनका फर्स्ट प्रोडक्ट है उसकी अगर बात करी जाए तो उसके अंदर अभी भी इनके पास 65% ऑफ वर्ल्ड मार्केट शेयर है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड के अंदर 65% मार्केट शेयर जो है आइसोब्यूटाइल बेंजीन का वो है विनती ऑर्गेनिक्स के पास। ऐसा क्यों हो पाया है? ऐसा इसलिए हो पाया है कि इनकी जो कैपेसिटी है, जो इन्होंने प्लांट लगाया वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। इनकी जो प्योरिटी लेवल है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट है और इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि ये लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है इस आइसोब्यूटाइल बेंजीन के अंदर। अब दोस्तों, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड के अंदर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है इस प्रोसेस को पूरा एफिशिएंट बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए और वर्ल्ड के अंदर अपने आप को खड़ा करने के लिए। दोस्तों, 1989 में तो ये कंपनी फाउंड हो चुकी थी, लेकिन इस कंपनी का जो आईपीओ है वो 1991 में लेके आए थे विनोद सराफ जी। 1991 के अंदर इसका आईपीओ आया था। उसके बाद 1992, 1993 के अंदर इन्होंने अगला जो अपना सेगमेंट है वो चालू किया था एटीबीएस का। अब जो दोस्तों एटीबीएस होता है इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको क्लियरली ये दिख जाएगा इनके कितने सारे टाइप्स होते हैं और ये किन किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ऑयल एंड गैस जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, एडिसिव्स पेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके भी काफ़ी सारे यूजेस होते हैं। काफ़ी कम कंपनीज है जो ये प्रोडक्ट बनाती है। अब ये जो एटीबीएस की टेक्नोलॉजी है ये एनसीएल पुणे से विनोद सराफ जी लेके आए थे और उन्हीं को कहा था इसको सेटअप करने के लिए, इसको इफेक्टिव बनाने के लिए प्रोसेस को, और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर उन्होंने इम्प्रूवाइज करी है। शुरू में ये इनके कॉम्पिटिटर से कम्पीट करते थे, बाद में इनकी जब प्रोसेस इफेक्टिव हो गई और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गई तो इनकी जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होते गई। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो अपने आप अपना जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे गंवाते जाते हैं और इस कंपनी को देते जाते हैं। तो ऐसा करते करते इसके पास काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर हो चुका है एटीबीएस के अंदर भी और ये काफ़ी इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर रही है एटीबीएस को। अगर दोस्तों वर्ल्ड की बात करी जाए, $7 से $8 पर केजी का रेट है इसका एटीबीएस का और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो $3 साढ़े $3 प्रति किलो है।
तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस, अप्रॉक्सीमेटली हाफ प्राइस में ये जो कंपनी है मैन्युफैक्चर कर देती है ATPS, तो जिसके कारण ये वर्ल्ड के अंदर लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है और सारी कंपनीज इन्हीं से खरीदना पसंद करती है। अब दोस्तों इनिशियल लेवल पे क्या होता था कि जो ATPS है वो या फिर IB जो है वो दोनों को बनाने के लिए जो इसका रॉ मटेरियल है वो लेके आते थे, चाइना से इंपोर्ट करते थे और फिर बनाते थे, लेकिन जिससे उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही थी धीरे धीरे करके, या फिर कुछ ग्लोबल सिचुएशंस होती थी उसकी वजह से इनको का इफेक्ट होता था। तो धीरे से इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप करी अपने यहाँ पे ही इसके जो रॉ मटेरियल्स है वो बनाने की भी। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो IB बनाने के लिए या फिर ATPS बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो भी ये इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण इनकी जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे करके और कम होती गई और वैल्यू चेन के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन को भी इंक्लूड करते गए। अब दोस्तों जो इनका और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पीरियड है वो चालू होता है 2006 के बाद से। अभी तक तो ये सिर्फ IB और ATPS के अंदर डील करते थे, लेकिन 2006 में जो विनोद सराफ जी है उनकी बेटी विनती सराफ, उन्होंने टेक ओवर किया इस कंपनी को और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर ये आ गई। उसके बाद सबसे बेस्ट काम जो इन्होंने किया वो किया ल्यूब्रिजॉल जो है वो कॉम्पिटिटर है इनकी बहुत बड़ी ATPS के अंदर। तो ल्यूब्रिजॉल जो कंपनी है उसके एक एक्स कंसल्टेंट को इन्होंने हायर किया और उनसे इनकी जो प्रोसेस है उसको एफिशिएंट बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो बाद में जो इसकी प्रोसेस है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया गया और जो इसके अंदर लूप होल्स थे उसको क्लियर आउट किया गया और इफेक्टिव बनाया गया प्रोसेस को। दोस्तों ये जो चेंजेस आए थे कंपनी के अंदर ये काफ़ी गेम चेंजिंग चेंजेस साबित हुए कंपनी के लिए, क्योंकि 2018 के अंदर लुब्रिजॉल जो है उसने मार्केट एग्जिट कर दिया पूरी तरीके से, क्योंकि वो अपने जो एक्सपेंसेस थे उसको भी ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, इतना लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बन चुका था विनती ऑर्गेनिक्स। तो 2018 के अंदर जो लुब्रिजॉल करके कंपनी थी, जो इकलौती कंपनी बची थी इस सेक्टर के अंदर काम करने वाली, उन्होंने भी जो अपना मार्केट है वो एग्जिट कर दिया और विनती ऑर्गेनिक्स जो है वो वर्ल्ड के अंदर मोनोपोली सिचुएशन में आके खड़ी हो गई, जिसके अंदर ये लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर तो थी साथ में इकलौती प्रोड्यूसर थी, जिसका बेनिफिट इसको आज भी मिलता है। इसी के साथ दोस्तों 2019 के अंदर इन्होंने अपना एक और नया फैसिलिटी चालू किया, नया प्लांट खड़ा किया जो कि 26,000 मेट्रिक टन का है। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि मेनली ये 2 से 3 प्रोडक्ट बनाती थी कंपनी, जिसमें से IB था, ATPS था। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता था उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया गया और जो रॉ मटेरियल था वो भी इन हाउस प्रोड्यूस किया, जिसके कारण इनकी कॉस्ट जो है वो और ज़्यादा लो हो गई। और बाद में जो ये प्रोडक्ट्स बनाते थे उनको फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके जो इसके एंड प्रोडक्ट होते थे वो भी बनाना इन्होंने चालू कर दिया। तो अगर दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर हाईली प्यूरिफाइड MTBE जो है वो बनाया जाता है, उसके बाद MT भी बनाया जाता है उससे, जिससे कि आइसोब्यूटाइल बेंजीन बनता है। आइसोब्यूटाइल बेंजीन जो है उससे PTBB है, PTMB है, साथ ही साथ ब्यूटिलेटेड फिनॉल जो होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। अब दोस्तों ATPS जो है वो बनता है ACN से, जो कि होता है एसीटोन नाइट्राइल, और उससे पॉलीमर्स जो है वो भी बनाए जाते हैं। साथ ही साथ जो इनका मेन एक और प्रोडक्ट है वो होता है TBA, जो कि है सनस्क्रीन लोशन या फिर जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों आइसोब्यूटाइल बनाने की प्रोसेस के अंदर जो इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया था उसके कारण इनको अप्रॉक्सीमेटली जो 15% का कॉस्ट कटिंग मिला, उसके कारण इन्होंने अपना जो एंड प्रोडक्ट है उसका भी प्राइस कम कर दिया। साथ ही साथ प्राइस कम करने के बावजूद भी जो इनकी मार्जिन है वो वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन है पूरे सेक्टर के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी जो प्रोसेस है उसको इंटीग्रेट करते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो, बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो। अब दोस्तों ये सारे जो इंटीग्रेशंस होते हैं ये इस तरीके से किया जाता है कि जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है उसके वैल्यू चेन के अंदर जो जो चीज़ें उसका रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है वो इन हाउस बनाने लग गए, वो प्रोडक्ट बनाने लग गए। साथ ही साथ उसका जो बाय प्रोडक्ट या फिर एंड प्रोडक्ट जो निकलता है वो भी इन हाउस बनाने लग गए। इसके अंदर क्या हुआ कि इनकी जो वैल्यू चेन है वो पूरी कंप्लीट हो गई हॉरिजॉन्टली, साथ ही साथ वर्टिकली भी बनाने लग गए हैं। क्योंकि अगर आप समझ लिए एक बेंजीन बना रहे हैं तो एक बेंजीन को दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करके अलग टाइप की बेंजीन बनाते हैं, जो कि एक अलग प्रोडक्ट बन जाता है और उसको आप इंडिपेंडेंटली सेल भी कर पाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर अपन MTBE की बात करें तो MTBE से IB बनाने के बाद जो उसका बाय प्रोडक्ट है वो बचता है मिथेनॉल। अब वो मिथेनॉल को भी मार्केट में सेल करके उसने भी काफ़ी अच्छा पैसा कमाती है। तो इस तरीके से सारा इंटीग्रेशन करके इन्होंने अपनी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाया है, जिसके कारण ये लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर तो है ही है, साथ ही साथ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बन जाती है। अगर इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करी जाए तो इसका ROCE भी अगर देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। अब दोस्तों ये सब चीज़ें होने के बाद जो इनका ATPS का प्लांट है उसको भी 26,000 से बढ़ाकर ये 40,000 मेट्रिक टन पर एनम के जो कैपेसिटी है उस पर एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसके कारण जो इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो और कम आएगा
और ये हाईएस्ट प्रोड्यूसर भी बन जाएंगे। ये जो सारे प्रोडक्ट होते हैं ये काफ़ी नीश प्रोडक्ट होते हैं और काफ़ी कम कंपनीज जो हैं वो इस प्रोडक्ट के अंदर डील करती है। तो अगर ये लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं तो दूसरी कंपनीज भी इससे कम्पीट करने के लिए घबराती है, इस इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए घबराती, जिसके कारण इसको और बेनिफिट मिलता है एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में खड़ा होने के लिए और अपने मार्जिन्स को कभी भी इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि ये इकलौती प्रोड्यूसर है मार्केट के अंदर। तो जो इसके एंड कंज्यूमर है उनको लेने के लिए भी फायदा मिलेगा इससे। अब दोस्तों अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करी जाए तो ये जो कंपनी है अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 16,000 करोड़ की है, लेकिन इसका जो ROCE और ROE है वो काफ़ी हेल्दी है और अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर अपन इसके ROE की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 25-26% का ROE है और ROCE की बात करें तो 35 के अराउंड इसका ROE है, जो कि काफ़ी हेल्दी है इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए इसका वैल्यूएशन तो ये अप्रॉक्सीमेटली 50-60 के अप्रॉक्सीमेटली PE पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इंडस्ट्री के एवरेज में काफ़ी कॉस्टली है। लेकिन अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रहा है। अब दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट की बात करी जाए कंपनी के तो 2009 में 25-26 करोड़ के आसपास था इसका नेट प्रॉफिट, जो कि 2020-2021 में अप्रॉक्सीमेटली 250-270 करोड़ के आसपास आ चुका है, जो कि काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। साथ ही साथ अगर इसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करी जाए तो वो 17% में थे 2009 के अंदर, जो कि अब बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 38-40% के आसपास हो गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है इस सेक्टर के अंदर और इसके अंदर इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाने के अंदर हेल्प करते हैं। अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर देखें तो ये कंपनी ने 10 साल के अंदर 45% कैगर का कंपाउंडिंग करके दिखाई है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है अगर अपन ओवरऑल इंडस्ट्री को देखे जाए तो। अब दोस्तों इसके फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में अगर देखा जाए तो ये जो कंपनी है ये इसी तरीके से ग्रो कर सकती है जब तक इस मार्केट के अंदर सैचुरेशन नहीं आता है तब तक, क्योंकि ये लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है इसलिए बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ज़्यादा है। दूसरी कंपनीज इसके अंदर आने में डरती है क्योंकि कंपटीशन जो है दूसरी कंपनीज का वो होगा इस कंपनी से बहुत, जो कि बहुत बड़े लेवल पे काम करती है ऑलरेडी। दूसरी चीज़ जो दोस्तों है वो एक मोड क्रिएट करती है, क्योंकि इसके जो क्लाइंट्स है वो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, कॉस्मेटिक कंपनीज हो, FMCG कंपनीज हो या फिर परफ्यूम बनाने वाली कंपनीज हो, ये सारी कंपनीज इसके क्लाइंट्स रह चुके हैं अभी भी करीब 800 के आसपास MNCs जो है वो इस कंपनी की क्लाइंट ऑलरेडी है। तो क्लाइंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कि एक कंपनी को छोड़ के वो दूसरी कंपनीज को अपना एज अ सप्लायर माने और उनके साथ डील करना शुरुआत करें। तो इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से मिलती है। अब दोस्तों अगर वैल्यूएशंस की बात करी जाए तो ये काफ़ी हाई PE मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है इस टाइम पे, जो कि इसको एक एक्सपेंसिव कंपनी बना देता है ओवरऑल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। लेकिन आने वाले टाइम में अगर ग्रोथ इसी तरीके से रही तो इस वैल्यूएशंस पे भी लेना कंपनी को बुरा नहीं होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो पसंद आया होगा इस कंपनी को लेके। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी तरह की डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।